हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आनंद एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर 1 वेयर व्हेन एंड हाउ कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम इंडिया को एक एंशिएंट से मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह से ले जा रहे हैं उस बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप इस इमेज में टाइमलाइन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारा जो मिडिवल पीरियड है 1650 का, जब यूरोपियंस हमारी कंट्री में आए थे हमारे साथ ट्रेड करने के लिए, और वो हमारी कंट्री में टिल 1700 ईयर तक रहे थे। उसके बाद ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर, राइज ऑफ रीजनल किंगडम एंड ब्रिटिश बिगेन देयर कॉन्क्यूस्ट ऑफ इंडिया। फिर जैसे यूरोपियंस गए वहाँ से, तो ब्रिटिश आ गए 1700 में, जिन्होंने हमारी कंट्री में कब्ज़ा किया और हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करना शुरू किया अप टू 1750। फिर 1750 से 1800 तक ब्रिटिश कंप्लीट देयर कॉन्क्विस्ट ऑफ इंडिया। मींस ब्रिटिशर्स ने अच्छी तरह से हमारे इंडिया में जगह बना ली थी, चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में आके, इंडिया में आके एक ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की थी, और उसमें हम इंडियन वर्कर्स से काम करवाया था और धीरे धीरे पूरे इंडिया का कंट्रोल अपने हाथों में लिया था। और उसके बाद आता है द क्राउन रूल, वो भी क्वीन एलिज़ाबेथ ने हमारी कंट्री में शुरू किया था, जिसमें कि वो पूरी तरह से हमारी कंट्री के अपने कब्ज़े में ले ली थी और पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी हमारी कंट्री को। एक तरह से हमारा जो गवर्नमेंट का पावर है वो पूरा वो यूज़ कर रही थी। उसके बाद जैसे ही वॉर होता है और फिर ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से चले जाते हैं, लाइक इन 1947 में आवर इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट, एंड 1950 के बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये हमारे कंट्री में जो चेंजेस है मॉडर्न एज का वो शुरू होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द हिस्ट्री ऑफ कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। तो इन 3 हिस्सों में हमारे इंडिया को सब डिवाइड किया है। पहले था एंशियंट इंडियन टाइम, फिर था मिडिवल इंडियन टाइम, और अब है मॉडर्न पीरियड। तो इस तरह से हमारे इंडिया को डिवाइड किया। Over the last 2 years, you have been introduced to the ancient and medieval period of Indian history. This year, you will learn about the modern period of Indian history. This usually considered to begin with the conquest of India by the British in the 18th century, extending till India became independent in 1947. तो जैसे कि आपने देखा कि लास्ट 2 इयर्स हमारी कंट्री में यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स आए थे हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करने, और किस तरह का व्यवहार उन्होंने हमारी कंट्री के साथ किया, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारी लैंड को अपने कब्ज़े में किया, हमारे साथ ट्रेड करते ही करते हमारी कंट्री पे कंट्रोल करना शुरू किया। तो ये सभी चीज़ें हो रही थी 18th सेंचुरी में, आफ्टर द एक्सटेंडिंग टिल इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। और ये तब तक चल रहा था हमारी कंट्री में जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, लेकिन 1947 से पहले ये सभी चीज़ें हमारी कंट्री में चल रही थी। However, this demarcation of modern history differ from country to country. For example, in the 16th century, Europe was already on the threshold of the modern period, while India was still in the medieval पीरियड। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल के थ्रू बताया है कि यूरोप में जो मॉडर्न पीरियड है वो 16th सेंचुरी से ही शुरू हो गया था। लोगों ने चेंजेस एक्सेप्ट करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, नए नए टेक्निक्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था। और उस समय में इंडिया जो है वो मिडिवल पीरियड में था। मींस जब ब्रिटिशर्स हमारे लैंड में ट्रेड कर रहे थे, हमें कंट्रोल कर रहे थे, तो ये सभी चीज़ें उस समय चल रही थी। फीचर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। The modern age was a period of great and sweeping changes. These changes were the result of certain powerful forces that came into time to be recognized as a characteristic feature of the modern age. तो ऐसे कुछ पावरफुल फोर्सेस थे जो उस समय में हमने यूज़ किए, और आज हमारी कंट्री में वो मॉडर्न एज, वो मॉडर्न पीरियड जो है अभी भी बरकरार है। इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि हमारे लोगों ने धीरे धीरे मशीन्स और पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया, एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में रेडी करना शुरू कर दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कॉटन हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसको हम मशीन में यूज़ करके या स्टिचिंग के लिए या किसी भी तरह से उसका क्लॉथ बना के एक फ़िनिश प्रोडक्ट बना रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें चल रही थी वो टाइम पे।
देन द नेक्स्ट इज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में जो हमारे विलेज के लोग हैं वो धीरे धीरे अपने मूव हो रहे थे अपनी जगह से और हमारे रूरल एरियाज़ में आ रहे थे, हमारे सिटीज़ में आ रहे थे फॉर सर्चिंग ऑफ जॉब, फॉर सर्चिंग ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, की अच्छी लाइफस्टाइल जीना, अच्छी तरह से रहना, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना, अच्छे काम करना। नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म एंड ग्रोइंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद वंस होमलैंड, कि हम सभी इंडियन पीपल है, वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर लिबरल, वी ऑल मस्ट हैव अ फ्रीडम एंड वी ऑल आर सपोर्टिंग अ नॉन वायलेंस। तो ये कुछ चीज़ें इसमें बताई। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, मीन्स the government of India must be decided by the voting of people of India, कि हम जो इंडियन पीपल है वो डिसाइड करेंगे कि कौन हमारी गवर्नमेंट बनेगा या बनेगी, तो उसमें ये सब चीज़ें आती है। देन द नेक्स्ट इज सोशलिज्म, अ सिस्टम वेयर द स्टेट ट्राइज टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सोशलिज्म मतलब होता है कि आप सभी को एक बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें वेल्थ, मीन्स मनी और वेजेस और किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में या वर्कर्स को प्रोवाइड करें तो वो आपका इक्वल रहना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने लगा हमारी कंट्री में, न्यू न्यू इन्वेंशंस होने लगे, डिस्कवरीज होने लगी। देन द नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोरेशन, द सर्च फॉर अ न्यू लैंड एंड सी रूट्स, कि हमने नए नए रास्ते जो है सर्च करना शुरू किया कि कहाँ से हम लैंड एरिया और ज़्यादा ले सकते हैं या कहाँ से सी रूट के थ्रू हम अदर कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें। देन द नेक्स्ट इज़ ह्यूमनिज़म, अ ग्रेट कंसर्न फॉर ह्यूमन वेलफेयर, डिग्निटी एंड वैल्यूज़, कि आप ह्यूमन की वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए कुछ नया ला रहे हैं, उसकी डिग्निटी, उसकी वैल्यूज़ को रख के कुछ अच्छी चीज़ें उसको दे रहे हैं, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई फूड हो, चाहे वो एजुकेशन हो, तो वो सभी चीज़ें हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे को देनी चाहिए उनके अच्छे के लिए। तो ये कुछ चेंजेस हमने देखे मॉडर्न पीरियड में। नाउ सम फोर्सेस ऑफ चेंज, what were the forces that were responsible for the changes that characterize the modern age? तो ऐसे क्या क्या फोर्सेस थे, आइए देखते हैं। नंबर 1, द रिनाइसेंस। द रिनाइसेंस was a movement that started in 14th century in Italy and lasted till the 17th century. Renaissance means rebirth, and the thinkers of this period sought to rediscover and receive the learning of the ancient Greeks and Romans. The Renaissance gave rise to the scientific method of inquiry. तो इसमें ये बोला गया है कि किस तरह से रेनाइसेंस जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले शुरुआत किया गया था इन इटली में इन 14th सेंचुरी और टिल 17th सेंचुरी तक ये कंटिन्यू रहा। रेनाइसेंस होता क्या है? रेनाइसेंस मीन्स रीबर्थ, रीडिस्कवर करना, कोई भी चीज़ को फिर से बनाना, फिर से तैयार करना। एग्जाम्पल, लर्निंग बाय क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये सभी चीज़ें हमारी स्किल को डेवलप करती है। इट एनकरेज अ पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ एंड क्वेश्चन ओल्ड बिलीफ एंड सुपरस्टिशन, और ये सभी चीज़ें जो है हमारे हम जैसे लोगों को थिंक करने में, सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचें, पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें। तो ये सभी चीज़ें इस रिनाइसेंस कॉन्सेप्ट को लेके है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, लियोनार्डो दा विंसी एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्किल था इन आर्ट में, मतलब उसका आर्ट वर्क ऐसा था कि आपको इमेज देख के लगेगा कि वो एक रियल इमेज है, एक रियल पर्सन है, आपको ऐसा लगेगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं मोनालिसा को, मोनालिसा का इमेज जो बना है वो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे कि वो सच में हमें ऐसे देख रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और भी कुछ इमेजेस इसमें दिए हैं वो आप देख सकते हैं। Now the next is Industrial Revolution. The Industrial Revolution was an economic revolution that started in Britain around 1750 में। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टाइम शुरू किया गया था। एक्सप्लोरर लाइक वास्को ड गामा एंड कोलंबस had already discovered sea route to the east and to the Americas in the 15th and 16th centuries.
वास्को ड गामा जो यूरोपियन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था सी रूट फ्रॉम ईस्ट टू इंडिया, और कोलंबस जो थे वो फर्स्ट ब्रिटिश थे जिन्होंने डिस्कवर किया था फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया का सी रूट इन 16th सेंचुरी। दिस लीड टू एन एक्सपांशन इन ट्रेड, और धीरे धीरे फिर लोगों ने जो उनका डोमेस्टिक सिस्टम था, घर में बैठ के प्रोडक्ट को बनाना बहुत बहुत टाइम तक, लंबे समय तक, उसको उन्होंने रिप्लेस किया और मशीन्स के थ्रू अपने वर्क को इजी किया और फैक्ट्री सिस्टम को अपनाया। उससे उन्होंने नए नए प्रोडक्ट को बहुत कम समय में तैयार करके ट्रेड करना शुरू कर दिया था इन मॉडर्न पीरियड। One of the most important result of industrial revolution was the growth of colonialism. Colonialism का मतलब कि एक पावरफुल कंट्री जो दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर पा रही है। इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि आप अपने गुड्स को एक ऐसी कंट्री में सेल कर रहे हो जिसके पास रॉ मटेरियल कम है या ना के बराबर है, उनसे आप रॉ मटेरियल लेके अपना फिनिश गुड उनकी कंट्री में एक हाई रेट में, एक अच्छे रेट में सेल कर रहे हो और उनसे अर्निंग करके अपने जो कंट्री का जो अर्निंग है उसको बढ़ा रहे हो, और इस तरह से आप दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई है। Then the next is the American and the French Revolution and nationalism. The American and French Revolution and ideal of liberty, equality and fraternity they adopted changes the lives of millions of people across the world. They inspired the people of many countries to rebel against domination and exploitation and to fight for freedom and democracy. These revolutions lead to the growth of another powerful movement in 19th century Europe, nationalism. Nationalism is a strong feeling of love, pride and loyalty that people have for their country. It inspired Indians in the late 19th century to fight for independence from the British. तो नेशनलिज्म हमें यही सिखाता है कि किस तरह से हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, अपने लोगों के साथ मिलके रहना चाहिए और अपनी लॉयल्टी को बरकरार रखना चाहिए। कोई भी आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है या डोमिनेट कर रहा है तो उनसे फ़ाइट करना चाहिए और फ्रीडम से अपनी लाइफ को जीना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो है यूरोपियन नेशनलिज्म से इंस्पायर्ड होके हमारी कंट्री में 19th सेंचुरी में अप्लाई हुआ और लोगों ने अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना शुरू किया ब्रिटिशर्स से, और फिर जाके हमारा देश जो है इंडिपेंडेंट। और बाकी भी चीज़ें इसमें बोली गई है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है ये अडॉप्ट किया धीरे धीरे लोगों ने, और अपनी लाइफ में भी बहुत सा चेंजेस उन्होंने देखा कि किस तरह से हम सब एक बराबर है। अगर हम एक साथ मिलके कोई चीज़ को काम करें तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता, कोई हमें जीतने से हरा नहीं सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने इसमें सीखी। और जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि किस तरह से ब्रिटिश पीपल जो है रिलैक्स कर रहे हैं क्लब में, और किस तरह से वो हम इंडियन पीपल से काम करवा रहे हैं एज अ वेटर। तो ये कुछ चीज़ें आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि पहले ऐसा हो रहा था, बट आफ्टर द नेशनलिज्म ये सभी चीज़ें जो है धीरे धीरे रिड्यूस। देन द नेक्स्ट इज़ इंडिया इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इसमें ये चीज़ें बताई जा रही कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में, तो मुग़ल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ होती है, जो रूल करने की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, एक पावरफुल न्यू किंगडम वहाँ पे एस्टेब्लिश होता है जिसमें कि द मराठा एंड द सिख जो थे उन्होंने अपनी किंगडम को एस्टैब्लिश किया और रूल करना शुरू किया। द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, अवध, कर्नाटक एंड बंगाल रूल्ड इंडिपेंडेंटली। तो ये कुछ ऐसे स्टेट थे जो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। These new powers constantly fought for supremacy among themselves. This was also the time when merchants from Europe began establishing trading bases along the Indian coast. तो ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की जा रही थी कि कैसे यूरोपियंस जो थे वो सी कोस्ट के थ्रू हमारे इंडियन पीपल के साथ ट्रेड तभी भी कर रहे थे। देन द नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में किस तरह का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया जा रहा था, क्या अलग चेंजेस हमने ऑब्ज़र्व किए। तो द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, द वन इज़ प्राइमरी, द सेकेंड इज़ सेकेंडरी। तो ये दो तरह की इंफॉर्मेशन जो है उस टाइम पे हमें प्रोवाइड किए जा रहे थे। द फर्स्ट इज़ प्राइमरी सोर्स। Primary source of information are those that are original or created at the time of by people who witnessed the event. तो ये जो प्राइमरी सोर्स है वो ऑन द स्पॉट
ऑन द टाइम रेडी किया जाने वाला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैप है जो हम ऑन द स्पॉट उसको ड्राफ्ट करते हैं और स्टडी करते हैं, जो न्यूज़पेपर है और मैगज़ीन्स है, फिल्म्स है जिसको हम ऑन द स्पॉट जो है ड्राफ्ट करते हैं, रेडी करते हैं, ड्रामेटिक करते हैं और उसमें बहुत से लोग जो है विटनेस होते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें होती है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देन द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर सेकेंडरी हैंड अकाउंट ऑफ इवेंट, कि ये हम सेकेंड हैंड मीन्स दूसरे पर्सन से इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं, ये हम खुद नहीं करते, ये हम दूसरे से इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं। दे आर यूजुअली कलेक्टेड एंड पुट टुगेदर बाय द पीपल मीन्स दूसरे पीपल से हु स्टडी द प्राइमरी सोर्स, कि वो पहले प्राइमरी सोर्स को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे सेकेंडरी सोर्स को सर्च करके निकालते हैं। जैसे कि अगर आप पेपर्स को रीड करोगे, फिर धीरे धीरे टेक्स्ट बुक्स पे आओगे, फिर धीरे धीरे चैप्टर को कंक्लूड करोगे, तो इस तरह से आप पढ़ते हो। बायोग्राफीज़ हो गई, मैगज़ीन्स हो गई, मूवीज़ हो गई अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स, कि अगर मुझे पुराने अपने एंशिएंट टाइम के बारे में कुछ जानना है तो मैं ऐसी कोई पुरानी मूवीज़ देखूँगी, उनके बारे में रिसर्च करूँगी। तो ये सब क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा व्हेन, वेयर एंड हाउ इंडिया बिकेम अ मॉडर्न वर्ल्ड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बाय बाय।